हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के फिजिक्स की क्लास में 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और उन 2 लेक्चर में हम लोगों ने पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी यानी कि चालकता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी समय के। और समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है आपका 17 मार्च 2024 को, और उसके लिए आप चाहे तो इस पीडीएफ को बाई भी कर सकते हैं, परचेस कर सकते हो, और इसके साथ अदर घटना चक्र के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो और उसे भी परचेस कर सकते हो, जिसके लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और वहां से सारा पेमेंट प्रोसेस वगैरह सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो इसमें हम देखेंगे कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 वर्ड आते हैं। एक होता है अचालक जिसको हम लोग कुचालक भी बोलते हैं, एक होता है अर्धचालक जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और तीसरा होता है अतिचालक। ठीक है, अतिचालकता, इट मींस की सुपर कंडक्टिविटी। तो ये 3 वर्ड होते हैं। तो इन तीनों वर्डों की विशेषता समझ लो। सबसे पहली बात होती है अचालक यानी कि कुचालक। कहने का मतलब हो गया पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है या नगण्य होती है या शून्य होती है। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं तो इसमें करंट किसी तरीके का सप्लाई होगा ही नहीं। इट मींस कि ये कैसा हो जाएगा, कुचालक। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी आप समझ सकते हो, जो वुडन होते हैं, क्राफ्ट होते हैं, ये सभी कुचालक होते हैं। इसमें कोई भी करंट सप्लाई नहीं होता क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूनतम होते हैं तो जीरो होते हैं। लेकिन बात आती है सेमीकंडक्टर की, तो इसमें क्या होता है, अचालकों से ज्यादा तथा सुचालकों से कम विद्युत चालकता होती है। मतलब ये एक बीच की स्थिति होती है। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको सुचालक बता दूं तो सुचालक का मतलब होता है जिसमें प्रॉपर बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, जो करंट होती है वो अच्छे से सप्लाई हो जाती है। और कुचालक और सुचालक के बीच की स्थिति होती है अर्धचालक, इसलिए इसको अर्ध वर्ड यूज किया गया। यानी कुचालकों से तो बेहतर होता है लेकिन सुचालकों से कम होता है। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया। तो ये 3 नाम याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये तीनों ही अर्धचालक में आते हैं। फिर अति चालकता की बात करेंगे तो अति चालकता मीन्स होता है कि जहां प्रतिरोधकता बहुत तेजी से गिरकर शून्य हो जाती है और एक निश्चित ताप के नीचे ठंडा होने पर। जैसे मान लो कि कोई एक निश्चित तापमान के बाद जब ठंडा होने लगता है अति चालक पदार्थ, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, एकदम जीरो हो जाती है, गिर के क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है रेजिस्टेंस की वैल्यू। और मैंने कल की क्लास में बताया था कि जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए हम अपने घर में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कम और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छा रखने के लिए समांतर श्रेणी में जो है कि समानांतर श्रेणी में वायरिंग करवाते हैं। तो अति चालकता की स्थिति होती है कि जब वो जीरो पे आ जाता है। इट मींस कि यहाँ की जो कंडीशन है वहां ये कंपलसरी कि आर की वैल्यू जीरो होगी तभी अति चालक वाली स्थिति आएगी। अब यहां पर बात करें कि जिन पदार्थों में अधिकतम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोधकता होती है उसी को हम लोग गुड कंडक्टर्स कहते हैं, यानी कि सुचालक कहते हैं। जहां पे आर का मान यानी कि प्रतिरोधकता का मान कम होता है और धारा का प्रवाह यानी इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होती है वो बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है। अब जैसे सुचालक वस्तुओं की अगर हम बात करें, जैसे चांदी जो है कि सर्वोत्तम विद्युत सुचालक माना जाता है। इसके बाद आप तांबे की बात करोगे, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। अब आपके घरों में क्या होता है, सामान्यतः लोहे वगैरह से टच हो जाने पर आपको करंट लगता है, आपको बहुत तेजी से, तो आपको लगता है कि भाई लोहा बहुत अच्छा जो है कि सुचालक हो सकता है, क्योंकि चांदी को आपने आभूषण के रूप में प्रयोग किया होता है, गहनों के रूप में प्रयोग किया होता है, न कि उसको कभी आपने इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्रयोग किया है। इसलिए आप लोग गलत कर जाते हो। ध्यान रखना कि चांदी जो है कि सर्वोत्तम माना जाता है सुचालक के रूप में। अब यहाँ पे अति चालकता का जो प्रमुख लक्षण है, जो मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है बिल्कुल शून्य हो जाती है। इट मींस कि शून्य पारगम्यता, या यूं कहें कि शून्य केल्विन। अर्थात यदि अति चालकता का जो गुण है वो सामान्य तापमान पर प्राप्त किया जा सके तो इससे धन की अधिकतम बचत होगी। अगर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है जैसा आज हमारे समय में है, आजकल के समय में, और ऐसे में अगर अति चालकता का गुण मिल जाता है तो हमारा कहीं ना कहीं धन की बचत होगी, मनी बहुत बच जाएगी। लेकिन होता क्या है, अति चालकता के लिए हमें तापमान को बहुत नीचे ले आके गिराना पड़ता है, बहुत ठंडा करना पड़ता है, और इसके लिए हमें अलग से आर्टिफिशियली तरीके से टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। आगे देखते हैं इसी में अर्धचालकता की मुख्य विशेषता यह है कि अगर हम इसे गर्म करने पर इसके प्रतिरोध का मान घटता है। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है अगर हम उसे हीट पैदा करेंगे, यानी उसे हम जो कि हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह होगा वो अच्छा हो सकेगा। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि अर्धचालकता को अगर हम गर्म करें तो उसके प्रतिरोध का मान कम होता है, और परम शून्य ताप जिसे हम 0 केल्विन कहते हैं या शून्य केल्विन, इसकी चालकता शून्य होती है, जबकि प्रतिरोध यहाँ पर अनंत यानी कि संपूर्ण हो जाता है।
झामा की बात करेंगे जो कि जला हुआ कोयला होता है, जैसे कोयले को जल जाता है, जब भट्टी में जल जाता है तो कुछ काला काला बचता है ना राख की तरह, उसे झामा कहते हैं। इससे जर्मेनियम अर्धचालक तत्व निकाले जाते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर का निर्माण करने में किया जाता है। तो जर्मेनियम कहाँ से मिल जाता है? जले हुए कोयले से भी प्राप्त इसकी हो जाती है प्राप्ति। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नाभिकीय भौतिकी की बात करें, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। किसकी बात होगी? अब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात होगी। तो जरा देखते हैं कि मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन हेस ने की थी, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे ने दी थी, और परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण G.T. सीबोर्ग ने किया था। तो ये कोई प्रश्न रहा होगा मैचिंग करने के लिए, यहाँ पे लिख दिया गया। लेकिन आगे देखते हैं और मैचिंग के लिए, जैसे विकास का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ इवैल्यूएशन चार्ल्स डार्विन ने दी थी। वहीं ड्राई आइस क्या है? एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ड्राई आइस है सूखी हुई बर्फ जिसे हम लोग कहते हैं। देखो एक बर्फ होती है जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं कोल्ड के लिए, ठंडे के लिए, जैसे फ्रिज वगैरह मिलती है, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं, जूस में यूज करते हैं। लेकिन एक होती है शुष्क बर्फ, जो सूखी हुई बर्फ होती है, वो सामान्यतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। और दो हल्के नाभिकों का अगर मिलना होता है तो उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, जिसपे आपका हाइड्रोजन बम हो गया या सोलर एनर्जी होगी जिसको सौर ऊर्जा के रूप में कह सकते हो। तो ये सभी नाभिकीय संलयन के उदाहरण होते हैं। आगे साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करें, साइक्लोट्रॉन के बारे में, तो यह एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। यानी साइक्लोट्रॉन क्या कहता है? एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जा सकता है। अब यहाँ पे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दो वर्ड आते हैं, तो जरा इन्हें एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि जब दो छोटे छोटे नाभिकों का मिलना होता है, जैसे हाइड्रोजन बम या सौर ऊर्जा या तारों की ऊर्जा, ये सभी नाभिकीय संलयन पे होती है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि सूर्य का प्रकाश कैसे निर्मित होता है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा कैसे आती है, तो हम इसमें कहते हैं कि दो हाइड्रोजन के जब अणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? हीलियम बनती है और बहुत अधिक मात्रा में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। और यही पूरी स्ट्रक्चर किसमें होती है? सोलर एनर्जी में या सन एनर्जी में। तो दो जब छोटे छोटे अणु मिलते हैं और एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। इसके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है। तो देखो यही रिएक्शन मैंने आपको दिखाई। अब इसी तरीके से नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को हम ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं, यानी कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचे ताप पर संपन्न होती हैं। सामान्यतः आप देखोगे कि सूर्य में जब ये क्रियाएं होती है तो सूर्य में बहुत अधिक ऊंचा तापमान रहता है। और नाभिकीय संलयन रिएक्टरों का जो डिजाइन है वो टोकामैक है। क्या है? टोकमाक है। तो इसको हम ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। वहीं परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी होती है। जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी होती है जिसमें आप यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हो। कहते हैं ना कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपको न्यूक्लियर जो पदार्थ होते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसमें यूरेनियम होते हैं परमाणु ईंधन के रूप में, और प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है और इसमें ये ईंधन के रूप में होते हैं। इसमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। कैसी होती है? श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की जब बमबारी की जाती है, किसकी बमबारी होती है? ये ध्यान देना, न्यूट्रॉनों की। तो न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित या धीमा करने के लिए H2O यानी कि हल्का जल, भारी जल D2O जिसे हम कहते हैं, भारी जल को D2O, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड का मंदक के रूप में प्रयोग होता है। क्योंकि जब एक बार न्यूट्रॉन की बमबारी शुरू हो जाती है ना, तो न्यूट्रॉन आपस में और भी बमबारी करके और नए नए न्यूट्रॉन बनाते हैं, और जितने नए न्यूट्रॉन निकलेंगे वो और बमबारी करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस बहुत तेजी से चलती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम D2O का प्रयोग कर सकते हैं हैवी वाटर के रूप में, H2O की प्रयोग कर सकते हैं लाइट वेट के रूप में, ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं, बेरिलियम प्रयोग कर सकते हैं। तब जाके हम इसकी प्रक्रिया को संलयित और नियंत्रित फॉर्म में करते हैं। और यह रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बड़े परमाणु पर जो है कि बमबारी की जाती है न्यूट्रॉनों से, बमबारी बड़े परमाणु पे या बड़े अणुओं पे, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में निकलते हैं। तो इसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इसमें भारी नाभिक का द्रव्यमान दो हल्के नाभिकों में टूटने पर कम हो जाता है, क्योंकि द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। जो द्रव्यमान की क्षति होती है या जो द्रव्यमान टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में निकलता है, उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, ऊर्जा के रूप में
मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। और इसका उदाहरण हो सकता है न्यूक्लियर बम या परमाणु बम। तो आपसे पूछा जाता है कि जो एटम बम होता है या जो हाइड्रोजन बम होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जो एटम बम होता है या न्यूक्लियर बम होता है, ये नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला पर आधारित है, जिसमें एक बड़े नाभिक पर छोटे छोटे जो है कि बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन से। लेकिन अगर मैं कहूं हाइड्रोजन बम की बात करें, तो है तो वो भी बम, लेकिन वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जिसमें दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो देखो, रेडियोधर्मिता क्या एक नाभिकीय गुण है, और हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। वहीं मोनाजाइट की बात करें तो ये दुर्लभ मृदाओं का स्रोत होता है। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत होता है। इसमें थोरियम प्राप्त किया जाता है और यह भारत के तटीय एवं आंतरिक प्लेसर बालुकाओं के साथ पाया जाता है। सामान्यतः ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड और केरल, ठीक है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट निर्यात कर सकता है। यानी कि मोनोजाइट क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो यहां से हमें थोरियम प्राप्त होता है। जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम क्या है, आणविक ईंधन है। इसी प्रकार से अगर इनकी कमी मिलती है या यूरेनियम और प्लूटोनियम नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम थोरियम से भी न्यूक्लियर एनर्जी को चला सकते हैं। और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में थोरियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। इसीलिए इस पे सरकारी नियंत्रण होता है और केवल सरकार ही जिसे चाहेगी उसे निर्यात करेगी। पता चले प्राइवेट कंपनी वालों ने क्या किया, किसी आतंकवादी ग्रुप से क्या किया, हाथ मिला लिया संगठन से और पैसा लेके जो है कि उन्हें सप्लाई कर दिया। तो इसलिए वो सप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि केवल भारत सरकार ही इसको सप्लाई कर सकती है। इवन कि राज्य भी नहीं कर सकते। इसमें पता चले केरल वगैरह जो तमिलनाडु है ये सब सप्लाई कर दे, तो ऐसा ये भी नहीं कर सकते। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह और अपशिष्ट उत्पादित करता है। जैसे जब यूरेनियम की जो भट्टी होती है, इससे जो प्रोडक्शन निकलता है, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में, वो काफी नुकसानदायक होता है, लेकिन थोरियम से कम नुकसानदायक चीजें निकलती है। थोरियम अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। प्रकृति में थोरियम के भंडार भारत में अधिक पाए जाते हैं। कैडमियम की छड़ों की बात करें तो ये परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में प्रयुक्त होती है, क्योंकि कैडमियम की छड़ों के द्वारा ही जो न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। उसे क्या किया जाता है, रोकने का प्रयास किया जाता है। मोनोजाइट, थोरियम, बेरिलियम, रेडियम परमाणु ईंधन के स्रोत हैं। जबकि क्रोमियम की बात करें तो ये अणु शक्ति समेत नहीं है, बल्कि क्रोमियम का प्रयोग होता है स्टेनलेस स्टील को बनाने में। कौन सी स्टील, जो आपके घरों में बर्तन होती है ना, धब्बा रहित स्टील, इस्पात, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम नाभिकीय मतलब जो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है, जिसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये दोनों ही हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है और इन्हीं का संलयन किया था। और इस बम को जो विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा, तो इन्हीं को फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो होता है बाई प्रोडक्ट, वो सीसा होता है, यानी कि लेड, जो कि बहुत हानिकारक होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में जैसे अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण ये मुख्य रूप से उत्सर्जित होते हैं और लास्ट में आपको जाके सीसा या एलईडी भी मतलब लेड भी देखने को मिलता है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में, जो कि यूएसए के सहयोग से 1969 में स्टैब्लिश हुआ। ध्रुव, पूर्णिमा, साइरस ये तीनों ही भारतीय शोध रिएक्टर हैं। साइरस नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुव रिएक्टर की डिजाइन की बात करें तो ये स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिसमें कोबाल्ट 60, क्रोमियम 51 और आयोडीन 131 आदि समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है। पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम और एकमात्र रिएक्टर है पूर्णिमा के नाम से, जो कि नाभिकीय रिएक्टर कैसा है, थोरियम चक्र का अध्ययन कर रहा है कि किस प्रकार से हम थोरियम का प्रयोग कर सकते हैं सही से। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 को मतलब का प्रयोग होता है और प्राकृतिक रूप से 99% है, जबकि यूरेनियम 235 केवल 0.71% है। अगर देखा जाए तो नाभिकीय ईंधन में सबसे उचित और सबसे अच्छा माना जाता है यूरेनियम 235, लेकिन इसकी उपलब्धता ही बहुत कम है, इसलिए हम यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं, जिसकी उपलब्धता 99% है। इसी तरीके से जो कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में आता है, 1971 में चेन्नई तट पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिसको हम लोग IGCAR भी कहते हैं। और इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। किसका? प्लूटोनियम का प्रयोग। और इसमें जो कूलेंट का प्रयोग होता है वो द्रवित सोडियम होता है। लिक्विड फॉर्म में जो सोडियम होती है उसको हम कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि प्लूटोनियम एवं यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। यानी अगर मैंने आपको बताया ना प्लूटोनियम, तो इसमें प्लूटोनियम और
यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया है, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 238, और जबकि सबसे बेस्ट कौन सा होता है 235, लेकिन इसकी उपलब्धता पूरे भारत में बहुत ही कम है। IGCAR इट मीन्स की जो इंदिरा गांधी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है ये कलपक्कम तमिलनाडु में है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया। वहीं साहा इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय ये हैदराबाद में स्थित है, और भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन ये जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ पे? जादूगोड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी ट्राम्बे स्थित भारी जल बोर्ड को दी गई है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पूरे भारत में केवल 7 ऐसे प्लांट है जो हैवी वाटर का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हैवी वाटर का प्रयोग हमें न्यूक्लियर एनर्जी के दौरान जो है कि मंदक के रूप में करना पड़ता है। तो हैवी वाटर का प्रोडक्शन जो है कि ट्राम्बे स्थित भारी जल बोर्ड को दिया गया, और टोटल 7 प्लांट इसके चलते हैं, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, थाल, तालचर, तूतीकोरिन, मनुगुरु। तो ये जो है कि 7 जो है कि प्लांट है जहां पे हैवी वाटर का प्रोडक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे परमाणु केंद्र और उनकी स्थिति की बात करेंगे तो कलपक्कम में आप देखोगे तमिलनाडु में है, नरौरा यूपी में बुलंदशहर में, काकरापार गुजरात में अभी यही लेटेस्ट जो है कि स्वदेशी तौर पे शुरू किया गया जुलाई 2023 में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा, कैगा कर्नाटक में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कुडनकुलम यानी कि तमिलनाडु में रूस परमाणु रिएक्टरों की 6 इकाइयों को लगाने पर सहमत हुआ है, जिसमें पहली इकाई दिसंबर 2014 में और दूसरी इकाई मार्च 2017 को व्यावसायिक परिचालन शुरू हो चुका है, यानी यहाँ पे अब जो है कि प्रोडक्शन किया जा रहा है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें, FBR बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो ये किस प्रकार का देखने को मिलता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ये बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। फिर इसी तरीके से हम कुडनकुलम के बारे में जानेंगे कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट की है, जो कि सर्वाधिक है पूरे भारत में। हालांकि फरवरी 2023 तक भारत में 22 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कार्यरत थे जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी में अपडेट भी कर दिया था कि अब जब से काकरापार वाला गुजरात का शुरू हो गया तो अब हमारे यहाँ पूरे भारत में 23 जो है कि न्यूक्लियर प्लांट वर्किंग स्थिति में आ गए, मतलब कि काम कर रहे हैं, और जिसके द्वारा कितना प्रोडक्शन किया जाता है? 700 मेगावाट का प्रोडक्शन किया जाता है। और अगर आप 6780 में 700 मेगावाट और जोड़ दोगे तो लगभग 7400 मेगावाट की जो है कि हमारे पूरे भारत में क्षमता हो चुकी है न्यूक्लियर एनर्जी की। तो याद रखना कि अब फरवरी नहीं, अब मैं आपको अक्टूबर तक का डाटा बता रहा हूँ क्योंकि जुलाई 2023 में इसे शुरू कर दिया गया था। तो 23 हमारे यहाँ न्यूक्लियर प्लांट है टोटल, और 7400 के आसपास क्षमता जो है कि मतलब 7400 मेगावाट की क्षमता हो चुकी है भारत में। अब यहां पर देखेंगे जो भारत की कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन 1.6% है, प्रतिशत में कोई चेंजेस नहीं हुआ। पोखरण प्रथम जब हुआ था 1974 में तो 18 मई को हुआ था, और जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि बुद्धा मुस्कुराए। और पोखरण सेकंड जब हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय, तो 11 मई 1998 को हुआ था, और इसे हमने ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था कि हम ऑपरेशन शक्ति, मतलब कि भारत अब शक्ति को अर्जित करेगा। नेक्स्ट है विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र यानी कि पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी जो प्रयोगशाला है वो है SCERN यानी यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे हम कहते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसी तरीके से आगे देखोगे ITER यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजनाओं की स्थापना क्रदास दक्षिणी फ्रांस में की गई है, और जिसका भारत, यूरोपीय यूनियन, जापान, चाइना, USA, रूस ये सभी इसकी सदस्य हैं। अगर ये सफल रहा तो भारत विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है, क्योंकि ये संलयन प्रक्रिया को चेक किया रहा है। क्योंकि सामान्यतः हमारे यहाँ जो बिजली का प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर प्लांट में वो सामान्यतः नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, लेकिन जब हम नाभिकीय संलयन पर आधारित जो है कि एक नए प्रकार का जो है कि हम निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि NPT की बात करें, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि के अनुसार इसमें यह कहा गया कि 5 देश परमाणु हथियार संपन्न देश माने जाएंगे जिन्होंने 1959 से पहले ही अपने पास परमाणु हथियारों को अर्जित कर लिया, 1967 से पहले। तो इसमें USA, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना ये सभी देश बस जो है कि परमाणु हथियार मानते हैं, बाकी सबको बाहर कर देते हैं।
उसी तरीके से एक एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसे हम कहते हैं, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, इसकी स्थापना 1974 में हुई है। भारत के मई 1974 के परीक्षण के बाद इसकी स्थापना की गई और सामान्यतः इसके द्वारा सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया भारत पर कि भारत किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, परमाणु प्लांटों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें लगा कि भाई भारत कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन करेगा तो दुनिया में अशांति फैल सकती है। लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट जो कि इंदिरा गांधी जी की थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग, क्योंकि ये क्या है, ड्यूअल टेक्नोलॉजी है ना, या तो आप इससे बिजली का प्रोडक्शन करोगे या तो परमाणु हथियार फैलाओगे, बना के आतंकवाद फैलाओगे। तो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने लिखित रूप से जो है कि डॉक्यूमेंट सबमिट किए और ये स्पष्ट कह दिया कि भाई हम इसका प्रोडक्शन बिजली उत्पादन के लिए कर रहे हैं, भारत के गांव-गांव तक हमें बिजली पहुंचानी है, हमें इसका कोई प्रयोग परमाणु हथियार के रूप में नहीं करना है, हम बहुत शांति प्रिय देश हैं। इसलिए जो है कि, लेकिन फिर भी एनएसजी के द्वारा जो है कि इस पे प्रतिबंध लगाया गया और पहली बैठक इसकी लंदन में 1975 में हुई थी। वर्तमान में टोटल 48 देश हैं। एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले देश ही एनएसजी के सदस्य बन सकते हैं। हालांकि भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है और इसने एनएसजी की जो मान्यता है उसको गलत बताया, यानी कि पक्षपातपूर्ण बताया, इसलिए भारत ने इस पे साइन नहीं किया है। वर्तमान भारत में जो 22 नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं, लेकिन अब 22 नहीं 23 हो चुके हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, जिनमें से 14 रिएक्टर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा उपायों के अधीन है, क्योंकि इनमें ईंधन के रूप में आयातित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, आयातित यूरेनियम का प्रयोग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आरओ के एग्जाम्स में तो देखो आते थे, लेकिन यूपी पीसीएस में जो है कि सामान्यतः नहीं आता है कंप्यूटर का टॉपिक, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे लगभग 50 के आसपास प्रश्न होंगे, टॉपिक होंगे पॉइंट वाइज, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आरओ के एग्जाम्स में लिखा होता है, क्योंकि ये नोट्स तैयार किए गए थे आरओ एग्जाम से पहले ही, कि ताकि यूपी पीसीएस के द्वारा जो आरओ का एग्जाम्स होता है, हालांकि वो बहुत लीक हो गया और बहुत ही दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है कि उन बच्चों के साथ जिन्होंने बहुत मेहनत की थी तैयारी करने के लिए और उनके साथ ये अन्याय हो गया, और अभी तक कोई स्टेटस क्लियर नहीं है कि पेपर री एग्जाम होगा कि नहीं। अभी तक का मतलब आज 27 फरवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक री एग्जाम की कोई घोषणा नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि भाई आपके कंप्यूटर्स की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर का मैंने ये चैप्टर इसमें इंक्लूड कर दिया था। हालांकि यूपी पीसीएस जो कि आपका 17 मार्च को, उसमें इस प्रकार के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। और अब हम चलते हैं अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर। किस पे चलेंगे हम? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर चलते हैं। इट मीन्स कि किस पे करते हैं? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर, ठीक है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है हमारे यूपी पीसीएस में, लेकिन कंप्यूटर से नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर फिर भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हो और वहां से आप इसको कंप्यूटर को पढ़ लीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से हमेशा हर बार प्रश्न आते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न बनेगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम था, इसके कौन? तो भाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, और 2019-20 में विक्रम साराभाई की जी जन्म शताब्दी भी मनाई गई थी। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जो उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, और जो पहली बार भेजा कब गया था? 19 अप्रैल 1975 यानी कि 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। और आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले प्रोफेसर वैज्ञानिक UR राव का निधन 24 जुलाई 2017 को हुआ था। ये यूएसए के सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम यानी कि यूएसए की जो सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, क्योंकि यूएसए में क्या होता है कि जो दुनिया के सबसे बेस्ट वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको जो है कि एक वॉल पर उनकी फोटो लगाई जाती है, ये एक सम्मान के रूप में होता है। तो इसमें ये भी शामिल हुए हैं। लाइका नामक जो कुतिया है यानी कि फीमेल डॉग, ये अंतरिक्ष में जाने वाला एक प्रथम जंतु हो गया है। और अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री है उसका नाम है यूरिन गागरिन। क्या नाम है उसका? यूरिन गागरिन। ध्यान देना, मैं चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूं कि आप लोग नील आर्मस्ट्रांग की बात करने लगोगे, वो तो किसी दूसरे ग्रह पे उतरा था, लेकिन यहां बात हो रही कि अंतरिक्ष में कौन गया था, तो यूएसएसआर की तरफ से गया था यूरिन गागरिन। और पहली महिला की बात करेंगे तो ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, जो कि यूएसएसआर से 1963 में गई थी। जुलाई 1969 में अपोलो 11 जो है कि इसके द्वारा चंद्रमा पर पहला मानव दल भेजा गया था, पहली बार, जो कि यूएसए के द्वारा भेजा गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग थे, बज एल्ड्रिन थे और माइकल कॉलिंस थे। ये 3 लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे, 30 मार्च 2022 को नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंडहे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 355 दिवसीय एकल उड़ान
मिशन पूरा किया और यह रिकॉर्ड स्तर बना कि सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान थी। लेकिन मैं इसको अब रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको 378 दिन के आसपास का बताया था। अमेरिकी मानव मतलब अमेरिका का ही वो नासा के द्वारा भेजा गया मिशन था, जो मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप लोग उसमें पढ़ लेना, तो इसको याद मत करना 6 पॉइंट को। नासा ने 2021 में शुक्र ग्रह के अनुसंधान में 2 मिशनों का चयन किया था। तो जो वीनस प्लेनेट है उसके रिसर्च के लिए शुक्र का वायुमंडल और शुक्र की सतह, इन दोनों का रिसर्च करने के लिए दा विंसी प्लस और वेरिएटस यानी कि वेरिटस, ये 2 मिशन जो है कि छोड़े गए थे नासा के द्वारा वीनस ग्रह के लिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नासा द्वारा बुध ग्रह के अध्ययन हेतु मैसेंजर नामक एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण 2004 में किया गया। तो मैसेंजर किससे संबंधित है? बुध ग्रह से संबंधित है। वहीं 1977 में नासा द्वारा बाह्य सौर परिवार के अन्वेषण हेतु वायेजर 1 और वायेजर 2 मिशन को छोड़ा गया था, जो हमारे सौर मंडल के परिवार से बाहर के जो सौर मंडल होंगे उसका अध्ययन करेगा। हालांकि नासा द्वारा कैसिनी को शनि के अध्ययन हेतु लॉन्च किया गया था और यह मिशन 2017 में समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे इवॉल्व्ड लीसा, जिसे हम लोग एलिसा भी बोलते हैं, एलिसा, इवॉल्व्ड एलिसा। इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना है और इसका उद्देश्य होता है कि गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना। कैसी? जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है उनका पता लगाया जाता है, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इस मिशन का संचालन कर रही है। इसकी डिजाइन जो है कि एक समबाहु त्रिभुज जैसी है, जैसा कि प्रस्तावित है इस मिशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे LIGO की, तो देखो LIGO और विर्गो ये बहुत चर्चा में रहने वाले टर्म्स थे 2019-20 में। तो ये ऑब्जर्वेटरी द्वारा पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय के फलस्वरूप अंतरिक्ष काल यानी कि स्पेस टाइम में उत्पन्न हुई गुरुत्वीय तरंगों को संसूचित या अभिज्ञान किया गया। तो इट मीन्स कि LIGO और विर्गो के द्वारा पहली बार ऐसा था कि स्पेस टाइम के अंतर्गत जो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई थी उनको जो है कि ऑब्जर्व किया गया, और इससे आइंस्टीन द्वारा दिए गए सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि होती, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन ने जो है कि ये सिद्धांत दिया था, तो वो पुष्ट होता है यानी कि वो साबित होता है कि हाँ जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार 14 सितंबर 2015 को देखा गया, जिसकी घोषणा फरवरी 2016 को LIGO यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा की गई थी। तो 2015 में मतलब 2016 में पहली बार गुरुत्वीय तरंगों को देखा गया। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। माना जा रहा है कि ब्रह्मांड जो है कि हर दिशा में अपना विस्तार कर रहा है। और कुछ कभी कभी आपने वर्ड सुने होंगे, जैसे इवेंट होराइजन हो गया, सिंगुलैरिटी हो गया, स्ट्रिंग थियरी हो गया, स्टैंडर्ड मॉडल हो गया। इस जैसे शब्द जो होते हैं वो ब्रह्मांड का प्रेक्षण एवं बोध को संदर्भित करते हैं। अब बात आती है कि इवेंट होराइजन क्या होता है। तो ऐसी सीमा जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है, यानी कि जो ब्लैक होल होता है जहां पे प्रकाश भी जाता है तो उसमें अवशोषित हो जाता है, वहां से वो रिटर्न नहीं हो पाता, यानी कि आर पार नहीं जा पाता। तो उसके आसपास की जो सीमा होती है उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। सिंगुलैरिटी की बात करेंगे तो अंतरिक्ष काल में ऐसा स्थल जहां खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसे हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड आता है ब्लैक होल, जो कि श्याम विवेर, कई बार आप सुन रहे हैं, और श्याम विवेर यूपीपीसीएस में 2020 में पूछा गया था प्रश्न, या 2021 में। इसमें क्या होता है कि अत्यधिक घनत्व तथा द्रव्यमान वाले पिंड होते हैं जो सामान्यतः तारे के रूप में जाने जाते हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश किरणों का भी बच पाना असंभव होता है। तो ब्लैक होल जो होता है ये माना जाता है कि अगर उसमें कोई प्रकाश भी जा रहा है ना तो वो भी बच नहीं सकता, वो भी उसमें जो है कि समाहित हो जाता है, अर्थात अवशोषित कर लिया जाता है। तो प्रकाश भी नहीं पहुंच मतलब वहां पे बच पाता है, इसलिए वो काला का काला ही रहता है, इसलिए इसको ब्लैक होल कहा जाता है। जब कोई तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है यानी अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है तो उसकी बाहरी हिस्सा जो है कि फैलने लगता है और ठंडा होने लगता है, जिससे इसकी चमक क्या होती है, द्युति जो होती है वो कम हो जाती है, और तब इस स्थिति को हम रक्त दानव कहते हैं, रेड जियांट या रेड सुपर जियांट भी कहते हैं, अर्थात सिमट गया तारा, यानी कि अब कहीं ना कहीं तारा मरने वाली स्थिति में हो गया। और ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। वायुमंडल की बात करेंगे, एक्सोस्फीयर में वायु अत्यंत विरल होती है और ऊपर धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, और इसी में संचार उपग्रह भी अवस्थित किए जाते हैं वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर में। वहीं एक भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है, और इसका जो परिभ्रमण काल होता है ये 24 घंटे का होता है, यानी कि 24 घंटे लगातार जो है कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। ये जियो स्टेशनरी में होता है 35,800 किलोमीटर की
हाइट पर। और चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर, जो चंद्रा एक्सरे है ये इनके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। तो आगे देखते हैं अब इसमें हम कि 25 सितंबर 2015 को इसरो ने एस्ट्रोसेट नामक भारत के पहले खगोलीय मिशन का प्रक्षेपण किया था और इसे पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। वहीं विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली के अटकामा मरुस्थल में सेरो चेंजरेटर ज्वालामुखी की चोटी पर स्थित है और इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितनी 5640 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन मैं कहता हूं अब इस पॉइंट को भी बदलिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। हालांकि मैं इसको क्या करता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले करंट अफेयर्स मैंने अपडेट किया हुआ है, जो ई दृष्टि वाली घटना चक्र की पूरी मैराथन क्लास और रेगुलर क्लासेस जो हैं वो आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि अब रूस के द्वारा स्थापित किया गया और वो भी बोलीविया में स्थापित किया गया। कहां पे? बोलीविया में, जो लगभग 6000 मीटर के आसपास की है। तो ये सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला हो चुकी है। फिर आगे देखते हैं, इसरो की बात करेंगे तो इसरो के बारे में जरा बेसिक जानकारी देख लो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थित है। जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष 10वें नंबर पे एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई जी, जो कि मतलब कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी के फादर कहलाते हैं। फिर इनसेट की बात करेंगे तो इनसेट क्या है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली को इसरो द्वारा शुरू किया गया, जो भू स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज, बचाव कार्य आदि के लिए शुरू की गई थी 1983 में। टीवी एवं रेडियो ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का जो उदाहरण है, इसमें एक दिशी सूचना का ही वहन होता है। मतलब टीवी या रेडियो के द्वारा क्या होता है, सूचना केवल आती है, हम देते नहीं है। लेकिन अगर मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये ड्यूअल कम्युनिकेशन है, अर्थात कि ये एक दिशी नहीं बल्कि दोनों दिशा की ओर है। एक तरफ से मैं आपको बोलूंगा और दूसरी तरफ से आप मुझे उधर से रिप्लाई करोगे। तो कहने का मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे दोनों तरफ से है। लेकिन टीवी से आप कुछ भी बोलो, टीवी तो अपने मन का ही दिखाएगी ना, क्योंकि वो सिंगल तरफ से चलती है। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सब एक दिशी कम्युनिकेशन के स्वरूप है। आगे देखते हैं, तो जैसे कि यहां पर देखोगे, अक्टूबर 1994 की जो पीएसएलवी की पहली सफल उड़ान के साथ भारत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण में सक्षम हो गया और इसके साथ ही भारत पृथ्वी की निम्न कक्षा लोअर ऑर्बिट में उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला छठा देश बन गया। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है स्टेटमेंट वाइज कि पीएसएलवी की जो पहली सफल उड़ान थी वो कब हुई थी, 1994 में। हालांकि 2017 में पीएसएलवी C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में कुल 104 सैटेलाइट को जो है कि विमोचित किया गया, जो कि भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था पीएसएलवी के द्वारा। और भारतीय जो प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट है जो कि संचार उपग्रह, ये एप्पल को 1981 में स्टैब्लिश किया गया, छोड़ा गया कोरू प्रक्षेपण केंद्र से। और कोरू प्रक्षेपण केंद्र कहां पे? साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना में स्थित है। फिर वहीं नाविक की बात करेंगे, जिसका नाम IRNS भी कहा जाता था। तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन जो उपग्रह प्रणाली है IRNSS, इसका न्यू नेम मोदी जी ने अब बदल दिया है और इसका नया नेम नाविक कर दिया गया है। इसमें 7 उपग्रहों में से 3 उपग्रह जियो स्टेशनरी में और 4 उपग्रह जियो सिंक्रोनस में स्थापित किया गया है। नाविक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है भारतीय हिंद महासागर में जितने भी छोटे छोटे देश आते हैं, चाहे मालदीव हो या इंडोनेशिया हो या श्रीलंका हो, ठीक है, तो इन सभी को भी इसका सहयोग किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि यूएसए की जो जीपीएस तथा रूस के ग्लोनास की तरह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो परियोजना का संचालन किया जा रहा है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप जो देखते हो गूगल मैप करते हो जीपीएस सिस्टम को, तो वो यूएसए का यूज करते हो। और उसी तरीके से रसिया का ग्लोनास होता है यूरोपीय एजेंसी का, और यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो परियोजना है। और उसी तरीके से भारत का नाविक भी है, जो अब क्या करेगा, कहीं ना कहीं भारतीय मैप में आप लोग इसे यूज करना शुरू करोगे। अच्छा, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की बात करेंगे, जो पोलर सैटेलाइट जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, सिंपल सी बात है, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर मतलब ध्रुवी। तो इसके द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया। वहीं GSLV Mark 3 M1 के द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 2019 में। LVM 3 M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया जुलाई 2023 में। तो ये 3 बातें याद रखना कि चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में PSLV से छोड़ा गया, 2019 में चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 M1 से छोड़ा गया, और चंद्रयान 3 जुलाई 2023 को LVM 3 M4 से छोड़ा गया। वहीं GSLV द्वारा एजुसेट 2004 से सतीश धवन केंद्र से 20 सितंबर 2004 को छोड़ा गया, जो शिक्षा के स्तर पर पहला जो है कि सैटेलाइट था। आगे बात करें कि IIRS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का हेडक्वार्टर का देहरादून में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का
हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद तेलंगाना में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसको हम लोग इसरो भी कहते हैं। और VSCC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। और इसी स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च करने का यही एकमात्र केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहां पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं, यहीं पर अगर हम बात करें तो आप देखोगे थुम्बा की बात करूं, जो कि केरल में स्थित है, रॉकेट प्रमोशन केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, 0 डिग्री के आसपास में। और चंद्रमा पर जाने वाले दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम जो रखा गया, मून एक्सप्रेस, ये मून एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें, इसी बार आपने देखा होगा कि RO के एग्जाम्स में मंगलयान से संबंधित प्रश्न था। और ये देख लो, ये फिजिक्स में एक और प्रश्न मैंने आपको प्रूफ कर दिया मंगलयान पे, क्योंकि सारे के सारे जो RO के प्रश्न थे ना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 55 छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ 80+ क्वेश्चन आ गए, सारे शॉर्ट नोट से ही आ गए। कैसे आ गए वो सारी चीजें आप उठा के देख सकते हो, वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, उस पर आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैंने आज ही डाली थी। 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा मंगलयान यानी मॉम मिशन, जिसको हम कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, का प्रक्षेपण किया गया। और 24 सितंबर 2014 को यह मंगल कक्षा में प्रवेश किया। और यही स्टेटमेंट पूछा गया था कि मंगलयान का प्रमोशन 2013 नवंबर में किया गया था कि नहीं, आरओ में पूछा गया था। और भारत पहला देश था जिसने पहले प्रयास में यह सफलता संपूर्णता में 4th नंबर पे, पहले प्रयास में तो ये सफलता हासिल कर ली कि मंगलयान को एक ही बार में इन्होंने प्रमोशित कर दिया। लेकिन वैश्विक स्तर पे देखोगे तो ऐसे 4 देश हो चुके हैं जिन्होंने मंगल मिशन को सफल किया, USA, रसिया, यूरोपीय यूनियन, और 4थे नंबर पे भारत आता है। तो ये सब प्रश्न आपके RO एग्जाम्स में थे। तियानवें प्रथम की बात करें तो चीन का प्रथम मंगल मिशन है और इसका प्रक्षेपण जुलाई 2020 में किया गया। ये मंगल मिशन पहली बार है। 16 अगस्त 2016 को चीन द्वारा विश्व के पहले क्वांटम संचार उपग्रह QUESS का प्रक्षेपण किया गया। इसका नाम एक चीनी दार्शनिक पर रखा गया, मीसियस रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, CNES की बात करें तो किस देश की जो है कि अंतरिक्ष संस्था है, तो ये आपके फ्रांसीसी संस्था है। आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण निगरानी हेतु रूस द्वारा अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M फरवरी 2021 में प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रीस्ड लाइटनिंग की बात करेंगे, जो कि GL-10 जिसे हम कहते हैं, 10 इंजनों वाला एक विद्युत विमान है जिसका विकास नासा के द्वारा किया गया। चंद्रमा पर पानी की खोज नासा के अंतरिक्ष यान सोफिया ने किया था और इसने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पर क्लेवियस क्रेटर यानी उसमें जल का पता लगाया। क्लेवियस क्रेटर में नासा के अनुसार जीवन के लिए जो उपयोगी घटक हैं, जल, जिप्सम, मीथेन की उपस्थिति मंगल ग्रह पे पाई गई, इसलिए मंगल ग्रह को दूसरी पृथ्वी के रूप में समझा जा रहा है। हालांकि बृहस्पति के वायुमंडल में आपको 90% हाइड्रोजन मिलेगा, 10% हीलियम और 0.7% मीथेन और अल्प मात्रा में अमोनिया, सल्फर, जलवाष्प, ये सभी मौजूद है। तो आप देखोगे इस प्रकार कि मंगल के वायुमंडल में भी मीथेन पाई जाती है और बृहस्पति के वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन। फिर शनि ग्रह का जो वायुमंडल में देखोगे तो यहां पर 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। तो आप ये चीज देख पा रहे होगे कि शनि ग्रह हो चाहे बृहस्पति ग्रह, दोनों में ही हाइड्रोजन सबसे अधिक है। अगर मैं बात करूं घनत्व औसत के आधार पर, तो पृथ्वी का जो घनत्व औसत है वो सर्वाधिक है और शनि का औसत घनत्व जो है कि सर्वाधिक न्यूनतम होता है। अच्छा, पहले नंबर पे आता है आपकी पृथ्वी जो कि 5.5 होती है, दूसरे नंबर पे आता है आपका बुध जो कि 5.4 होता है और सबसे कम जो घनत्व होता है वो 0.7, क्योंकि जितने भी गैसीय गोले होंगे उनका घनत्व सबसे कम होगा दोस्तों। तो अब हम लोग आएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो आइए डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में अब हम बात करेंगे। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग देखें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं DRDO, इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का जो स्रोत है वो विज्ञान है, यानी कि विज्ञान के माध्यम से ही हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। चाहे हम रक्षा के क्षेत्र में मजबूत हो, चाहे हम स्पेस के क्षेत्र में मजबूत हो, या फिर आर्मी के क्षेत्र में जहां मजबूत रहेंगे तभी हमारे पास शक्ति प्राप्त होगी।
और ये सभी चीजें विज्ञान से आती हैं, क्योंकि हम इसमें नए नए इनोवेशन और नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं, नए नए हथियारों का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें जो है कि विज्ञान की पूजा करनी चाहिए। ये डीआरडीओ का वाक्य है। वहीं डीआरडीओ द्वारा पहली जो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम रखा गया था, और अक्टूबर 2020 को व्हीलर द्वीप ओडिशा पर सुखोई 30M के फर्स्ट लड़ाकू विमान द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था। नाग एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल यानी एंटी टैंक है, और इसका मूल मंत्र है दागो और भूल जाओ। तो कई बार इसमें पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी एंटी टैंक मिसाइल है जिसे हम दागते और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, तो वो नाग है। अगर हम बात करें कुछ मिसाइलों की जो सतह से वायु की तरफ मार करती है, कहां से कहां, तो पृथ्वी की बात करेंगे तो सतह से सतह पर मारक क्षमता है इसकी। त्रिशूल की बात करेंगे तो सतह से वायु को मारती है। पिनाका की बात करेंगे तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। और अग्नि की बात करेंगे तो सतह से सतह। तो ये आप देखोगे कि पृथ्वी और अग्नि ये दोनों ही जो है कि एक चाइना के लिए और एक पाकिस्तान के लिए, इनको काउंटर करने के लिए लगाया गया, और ये सतह से सतह मार करती है। नवंबर 2017 को पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का 5वां सफल परीक्षण किया गया, और यह सतह से सतह पर मार करने वाला परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम भी है। फिर अस्त्र की बात करें तो ये आकाश से आकाश या यूं कहे कि हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी तौर पर ये निर्मित की गई है। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है, तो इल्यूशन IL-78 जो हवा में ही क्या कर लेता है, अपना ईंधन भर लेता है। अगस्त 2016 को INS अरिहंत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, और यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। इसके साथ ही भारत थल, आकाश, जल के भीतर से परमाणु वार करने की परमाणु त्रयी क्षमता हासिल करने वाला क्या हो गया, विश्व का छठा देश हो गया। यानी उसने थल के स्तर पे, जल के स्तर पे, आकाश के स्तर पे परमाणु क्षमता हासिल कर ली, और इस तरीके से परमाणु त्रयी देश में आ जाता है, जो कि 6 नंबर पे आता है। भारत ने इजराइल से फाल्कन रडार सिस्टम को प्राप्त किया। इजराइल से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली भी खरीदी, जो कि सतह से हवा में मार करती है। अग्नि 5 की बात करेंगे तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको हम लोग अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जिसे स्वदेशी रूप में डीआरडीओ ने विकसित किया है, और सतह से सतह मारक क्षमता से युक्त है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। तो ये सतह से सतह पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, अग्नि हो जाए पृथ्वी। और ये देशज तकनीक से विकसित होने वाला तेजस एक हल्का 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो कि हवा से हवा में मारक क्षमता में संपन्न है। तो ये एक लड़ाकू विमान है। क्या है ये, एक लड़ाकू विमान है। अब यहाँ पर और आगे देखते हैं तो डीआरडीओ एवं रूस के सहयोग से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया गया, और यह नाम ब्रह्मपुत्रा एवं रूस की एक मस्कवा नदी जो कि रूस की है, इसके नाम पर यह रखा गया ब्रह्मोस। थर्ड की बात करेंगे तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरोध प्रणाली है। थर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ संधियां भी हुई थी, जैसे स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, ये हालांकि यूएसए और यूएसएसआर के मध्य हुई थी। तो स्टार्ट 1 1991 में और स्टार्ट 2 1993 में हुई थी। वहीं न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में हुई थी। तीनों ही संधि नाभिकीय हथियारों में कटौती के लिए यूएसए और यूएसएसआर के मध्य हुई थी। ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है, जैसे हम लोगों ने एनएसजी समूह पढ़ा था ऊपर जो है कि, उसी तरीके ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो इसका गठन 1985 में अनौपचारिक समूह के रूप में किया गया, और इसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक, ध्यान देना, रासायनिक तथा जैविक हथियारों के जोखिम को न्यूनीकृत करना। वर्तमान में 43 देश है, और भारत और जापान भी इसके सदस्य के रूप में ऑस्ट्रेलिया समूह के। मालाबार अभ्यास जो होता है, इसका शुभारंभ 1992 में भारत और यूएसए की नौसेनाओं के बीच में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें 2 देश और जुड़ गए, तो इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो टोटल भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें टोटल 4 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों के बारे में। जैसे कि आर्किमिडीज की बात करेंगे तो इन्होंने उत्प्लावकता का नियम दिया था, जो मैंने आपको बताया था पहले या दूसरे लेक्चर में, कि जैसे ही व्यक्ति अगर पानी के अंदर कूदता है या कोई भी सामान जब पानी के अंदर जाता है, तो पानी भी क्या करता है, उतनी ही फोर्स से उसे ऊपर निकालता है ताकि वो तैरने लगता है। तो इसे उत्प्लावकता का नियम कहते हैं। गैलीलियो का जड़त्व का नियम, अब ध्यान देना, अब यहां पर आप समझोगे कि सर ये तो कुछ गलत है। तो यहां पर दोस्तों गैलीलियो नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यूटन होना चाहिए। और आइजैक न्यूटन ने गति के नियम भी दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी दिया है। अच्छा ध्यान देना कि गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम दिया है, हालांकि जो गति का नियम होता है ना, उसमें हम पहले नियम को जड़त्व के नियम के रूप में जानते हैं।
माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया। जगदीश चंद्र बोस, जिसको हम जेसी बोस कहते हैं, अति लघु रेडियो तरंगों की बात की। डब्ल्यू सी रॉटंजन ने एक्सरे की खोज की और जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। टॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्होंने रेडियम और पोलिनियम की खोज की है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता का अध्ययन भी इन्होंने किया। फिर वहीं देखें तो विक्टर फ्रांसिस हैस, जो कि कॉस्मिक विकिरण जो है कि इसकी खोज करते हैं, और एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम स्टैटिक्स यानी क्वांटम सांख्यिकी का जो है कि योगदान किया। एडविन हबल ने प्रसारी विश्व की कॉन्सेप्ट दिया, इसीलिए हबल टेलीस्कोप की भी बात होती है तो इन्हीं के नाम पे रखा गया। एनरिको फर्मी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की खोज, और होमी जहांगीर भाभा, ये कॉस्मिक विकिरण का सोपानी इन्होंने क्रम दिया। और एस चंद्रशेखर की बात करेंगे, जो कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इनके नाम पे हम चंद्रशेखर सीमा को पढ़ते हैं। तारों की संरचना और उसका विकास और ब्लैक होल का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। वहीं जॉन बार्डिन की बात करें तो ट्रांजिस्टर अति चालकता के सिद्धांत दिए। जेम्स पकल की बात करेंगे तो मशीन गन का इन्होंने आविष्कार किया था। और आ जाओ जरा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लो यहाँ पे कि थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। माइकल फैराडे ने डायनामो की। जेम्स वाट ने भाप इंजन की, और वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की। रॉबर्ट वाटसन ने रडार की खोज की। किसकी खोज की? रडार की। रडार क्या होता है? तो अगर हम रडार की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जबकि टीवी का, जो टीवी हम लोग देखते हैं टेलीविजन, वो जेएल बेयर्ड ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया? तो थियोडोर मेनन ने किया था। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलस इमिशिएशन ऑफ एमिशन, मतलब ऑफ रेडिएशन, तो ये लेजर की फुल फॉर्म है। और इसकी खोज किसने की, यानी इसका आविष्कार थियोडोर मेनन ने किया था। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक समूह है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम कवक से हुई है, और इसके आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। सबसे पहले यही टीका खोजा गया था जो कि एडवर्ड जेनर ने खोजी थी। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप का जो खोज किया गया था वो जैक किल्बी के द्वारा किया गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, इसके आविष्कार कौन थे? तो हेनरिच हर्ट्ज थे, और आइंस्टीन को इस नियम की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और इस नियम के लिए ही इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अपेक्षिता का सिद्धांत या सापेक्षिता का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यह भी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इन्हीं के अवसर पर 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं अपने भारत में। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक से जो चलचित्र है, ये किसकी जीवनी पर है? एस रामानुजन की जीवनी पर है। नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन जेबी नर्लिकर ने किया। जेबी नर्लिकर ने अभी तक ज्योतिष को विज्ञान माना ही नहीं है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो जनक है होमी भाभा को दिया था, और नाभिकीय ऊर्जा में भी इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं जेसी बोस ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों पर ही अनुसंधान किया है, यानी कि जगदीश चंद्र बोस जी ने, आप उनका नाम फिजिक्स में भी देखोगे और बायोलॉजी में भी आपने उनका नाम पढ़ा होगा। इसके साथ ही इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया है। और ऊष्मीय आयनन सिद्धांत प्रोफेसर मेघनाथ साहा जी के द्वारा दिया गया है। प्रोफेसर मेघनाथ साहा या एमएन साहा। आगे देखते हैं, हरगोविंद खुराना जी को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और सीवी रमन जी को 1930 में भौतिकी का नोबेल, एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल, लेकिन जेसी बोस साहब को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो अभी तक आप देखोगे वैज्ञानिक क्षेत्र में हरगोविंद साहब को मिला, सीवी रमन जी को मिला, एस चंद्रशेखर को मिला यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, लेकिन जेसी बोस साहब को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जो कि फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों से संबंधित थे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसके बाद हमारा फिजिक्स का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये होगा मिसलेनियस टॉपिक विविध, और इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको केमिस्ट्री के 2 लेक्चर दूंगा, जहां से आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे यूपीपीसीएस के वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि घटना चक्र के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो केवल और केवल 20 पेजेस में है। इट मींस कि एक पेज में हम लोग एक क्लास और 2 क्लासेस में ये पूरे के पूरे में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि भूगणित या जियोडेसी जिसे हम कहते हैं, ये पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों की सटीकता से मापन और उनकी समझ विकसित करने का विज्ञान है। इसमें 3 मूलभूत गुण आते हैं। वो कौन कौन से 3 मूलभूत जो गुण हैं? एक होता है आपका ज्यामितीय आकार, दूसरा अंतरिक्ष में उसका अभिविन्यास, और तीसरा होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं।
साइबरनेटिक्स क्या है? विज्ञान की आधुनिकतम शाखाओं में से एक है। इसमें मानव एवं यंत्र के बीच स्वचलन संचार का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण हो जाता है जैसे आईओटी, जैसे कि जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा ही जो है कि आईओटी जो आगे आने वाला है, इंटरनेट ऑफ थिंग, जो आपके मतलब इमोशन और आपकी फीलिंग से कनेक्टेड होगा। जैसे ही आप रूम में घुसोगे, घर में घुसोगे, तो आपका अगर मूड अपसेट है तो एक सैड म्यूजिक चल जाएगा, पंखा चलेगा अगर आपको गर्मी लग रही है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होता है साइबरनेटिक्स में, कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। फिर इसीलिए हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। तो भौतिकी के लिए न्यू दिल्ली और रसायन के लिए पुणे में। लेजर एक युक्ति है जिसमें उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब। इस पुस्तक के लेखक है तकाशी हिरोज। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने लिखा है। शीतलता की बात करेंगे तो न्यूटन का नियम है, और दाब का नियम की बात करेंगे तो ये पास्कल के द्वारा है। नैनो कण का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। नैनो प्लग एक अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र होता है जिसको हम हियरिंग एड कहते हैं। यानी नैनो प्लग क्या होता है? एक अत्यंत छोटा सा सुनने का यंत्र होता है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1974 में नोरियो टानीगुची ने किया था। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होती है, और सूक्ष्म जीव एंजाइम इसे जैव निम्नीकरण करने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो कार्बन की नैनो ट्यूब है ये विघटित हो सकती है, यानी इसको जो सूक्ष्म जीव होते हैं या एंजाइम होते हैं ये इसको जैव बायोडिग्रेडेशन कर सकते हैं, यानी इसको खत्म कर सकते हैं, खा खा के चबा चबा के इसका अपघटन किया जा सकता है। क्वांटम डॉट की बात करेंगे तो ये अर्धचालक नैनो संरचना से संबंधित है जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में सक्षम होते हैं, क्वांटम डॉट। और क्यूबिट की बात करूंगा तो क्वांटम फिजिक्स के मापक माने जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स के। वहीं बात करें इंड आर्क। इंड आर्क का तात्पर्य है कि आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतरजलीय वेधशाला जो कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है 2014 में स्टैब्लिश की गई। पोलर कोड क्या है? तो ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह एक सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, जिसे हम लोगों ने या जिसे 1 जनवरी 2017 को इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लागू किया गया। ठीक है, समुद्री संगठन के द्वारा। फिर वहीं मौसम विज्ञान विभाग की ने एक डॉपलर वेदर रडार को मुक्तेश्वर यूके, यानी कि यहाँ पे 2021 में इसका उद्घाटन किया गया। मुक्तेश्वर कहाँ पे? नैनीताल में है। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्रीय स्टेशन में से स्थापित किया गया। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है क्या? पिक्नोक्लाइन। और जबकि हेलोक्लाइन उस जल निकाय में लवणता को प्रदर्शित करता है, और थर्मोक्लाइन क्या करता है? उस जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। हालांकि इसे मैंने आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी में भी पढ़ाया था, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो अगर इन शॉर्ट देखूं मैं तो कह सकता हूं कि तीनों ही वर्ड जो होते हैं, क्लाइन वर्ड जो होते हैं, ये वाटर बॉडी से रिलेटेड है। तो पिक्नोक्लाइन घनत्व की बात करता है, हेलोक्लाइन लवणता की बात करता है, थर्मोक्लाइन तापमान की बात करता है। तो ये कीवर्ड याद कर लो भाई। पिक्नोक्लाइन मतलब जल में घनत्व की बात हो रही है, हेलोक्लाइन मतलब जल में लवणता की बात हो रही है, और थर्मोक्लाइन का मतलब होता है कि तापमान में परिवर्तन की बात हो रही है जल में। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, यह किसने कहा था? यह कल्पना चावला जी ने कहा था। देश का पहला भारी D2O संयंत्र पंजाब के रूपनगर जिले में नांगल कस्बे में 1962 में स्टैब्लिश किया गया। हालांकि अब D2O के टोटल 7 संयंत्र हैं जो कि ट्राम्बे मुंबई के अंतर्गत जो भारत का जो हैवी वाटर बोर्ड है वहां से संचालित होता है। और एक वर्ड आपने सुना होगा अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या सुना होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं, जबकि अति चुंबक के समीप आने पर ये आकर्षित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, प्लेटिनम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया। ये सामान्यतः चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे भी क्या होते हैं? बहुत कम आकर्षित होते हैं चुंबक की तरफ। लेकिन अगर ये हाई चुंबकीय क्षेत्र यानी अति चुंबक के समीप आएंगे तो ये तुरंत उनसे आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखते हैं कि रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या होता है। तो इसका तात्पर्य होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, CSIR की फुल फॉर्म। तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल जो केमिका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 14 जनवरी 1953 को कराईकुडी तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई। और जवाहरलाल नेहरू, शांति स्वरूप भटनागर, अलगप्पा चेट्टियार का महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। IISc बंगलुरु की स्थापना कर्नाटक में की गई 27 मई 1909 को जमशेद जी टाटा के सहयोग से की गई थी। अब यहाँ पे कुछ संस्थान है, उनके मुख्यालय की बात होगी। जैसे समुद्र प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान वास्को डिगामा गोवा में है। केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान ये वाराणसी में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है।
फिर इसी के साथ अगर हम और देखें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस ये बंगलुरु में स्थित है, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेजेस की तरफ, और इससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि अब हमारे पास केवल और केवल 2 ही सब्जेक्ट रह गए खत्म करने के लिए। एक हमारा शॉर्ट नोट्स होगा आपका केमिस्ट्री का, जिसके टोटल मैं 2 लेक्चर लेके आऊंगा और इसी प्लेलिस्ट में मैं शामिल कर दूंगा। और दूसरा एक सब्जेक्ट हमारा बच रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसे भी मैं जो है कि अगले 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 लेक्चर हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं ग्रहों की गति के संबंध में जो 3 नियम दिए गए वो केपलर के द्वारा दिए गए थे, जो ग्रहों की गति से संबंधित थे। बिब्लियोमेट्री एक सूचना प्रबंधन उपकरण है जो सूचना को देता है। साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल आप मौसम इससे जनरेट कर सकते हो। और वाटर जेट प्रणाली में पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः खाद्यान्न उद्योग में किया जाता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा यानी जापान पर गिरे परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग हुआ था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में हुए परमाणु बम को प्लूटोनियम जो है कि प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर आप देखोगे तो इसे फैट मैन, जबकि हिरोशिमा को लिटिल बॉय। तो भाई हिरोशिमा वाले के लिए क्या बात याद रखनी है आपको कि ये 6 अगस्त को हुआ था। क्या याद रखनी है? 6 अगस्त को। और इसका जो नाम था वो लिटिल बॉय था, और इसमें यूरेनियम आधारित परमाणु बम था। लेकिन अगर मैं बात करूं 9 अगस्त के नागासाकी वाले का, तो इसका जो नाम है इसका नाम फैट मैन है, और इसमें प्लूटोनियम शामिल था। फिर अपने लास्ट पॉइंट को पढ़ते हैं कि रेडिएटर यानी कि जो मोटर गाड़ियों में होता है, मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया था। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने की एक मशीन होती है। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स का सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के कंटेंट्स आपको यहाँ पे यूपी पीसीएस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। और धीरे धीरे अब आपको यूपीएससी के भी सारे कंटेंट मिलेंगे। यूपीएससी की जो विजन आईएएस की मैगजीन है उसको मैं एक नए यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है अबाउट यूपीएससी। लेकिन अभी आपको ये चैनल सर्च करने पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। वहां पे मैंने पिन कमेंट कर रखा है इसके लिंक को, तो वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।